सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या नई तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के हर फ्लोर पे अब मुज़ाकरात की बात चल रही है। चाहे वो चेयरमैन सेनेट का एक रिसेंट इंटरव्यू हो, चाहे असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर आज़म की पीटीआई के रहनुमाओं से मुज़ाकरात की बात हो और उनकी दावत हो। क्या ये वाकई बहुत नतीजा खेज़ साबित होगा? प्रैक्टिकल ऑप्शन है इसमें कोई मौजूद? इस पर तफसील से बात करने के लिए बैरिस्टर अकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ फैसल चौधरी, रहनुमा तहरीक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बैरिस्टर अकील साहब, एक लंबे अरसे के बाद हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बातें सुनने को मिल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमती वज़रा, आपके इत्तेहादी यूसुफ रज़ा गिलानी सभी मुज़ाकरात पे ज़ोर दे रहे हैं। यह अचानक तहरीक इंसाफ के लिए अफेक्शन दिखाई जा रही है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल साहिबा। देखें, ये अभी कोई फ्रेश या रीसेंट अफेक्शन नहीं है। ये एक प्रिंसिपल हमारा स्टांस रहा है कि हमने हमेशा जमहूरियत की खातिर जमहूरी रवैयों को बरकरार रखते हुए, सियासी तकाज़ों को देखते हुए और पार्लिमानी सियासत को फ़रोग़ देने के लिए बिल्कुल हमने मेडन स्पीच से लेके वज़ीर आज़म की और अंटिल वेरी रिसेंटली अगर आप देखें तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब बजट सेशन के दौरान बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, असद कैसर साहब के साथ, तो हम तो बिल्कुल डायलॉग, डिस्कोर्स और डिस्कशन को अहमियत देते हैं और देते आए हैं। पिछली दफ़ा भी राफरार अख्तियार की तीसरी नशिस्त के बाद जो है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद वाले वो उठ के चले गए। अब बिल्कुल बातें तो हो रही हैं कि आखिरकार बातचीत तो सियासतदानों को आपस में बैठ के ही करनी पड़ेगी और उसकी सबसे बड़ी जो एक स्टैम्प है वो रिजेक्शन बार बार जो एक ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नहीं मुतअद्दिद बार जो जवाब था वो आ गया कि आप सियासतदान आपस में अपने सियासी इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, हमें क्यों बीच में लेके आ रहे हैं। तो ये बात ज़ाहिरी बात है कि अब पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या अपोजिशन को एट लार्ज ये समझ आ जानी चाहिए कि जो भी बातचीत होनी है वो सियासतदानों के बीच में ही होनी है, सियासी बैठकों में ही तमाम तर बातचीत होनी है और मसले का हल भी इन्हीं बैठकों से निकलेगा, ना कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बार बार कहें कि वो आपसे किसी किस्म की डिस्कशन या डिस्कोर्स करें और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए किस हद तक तैयार है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आशूरा के बाद तहरीक इंसाफ की तैयारी जारी है, दूसरी तरफ कोर्ट लखपत जेल से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। पीटीआई क्या फैसला करेगी? और जैसे भी बैरिस्टर अकील साहब मेंशन कर रहे थे कि पीटीआई को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इवेंचुअली उन्हें हमारे पास ही आना है। क्या आप इस बात से कन्विंस्ड हैं कि इवेंचुअली आपको गवर्नमेंट से ही बात करनी है, आपको टेबल पे ही आना पड़ेगा और टेबल पे इन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी? Does that convince you? देखिए, बैरिस्टर अकील साहब की जो बात है, अगर तो बतौर सियासी पार्टी करे तो फिर तो ये एक ऐसी बात है जिस पे करनी पड़े। हुकूमत तो इनकी नहीं है, हुकूमत तो जिनकी है उन्हीं की है। हैविंग सेड सो, देखिए पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी हो उनके पास हथियार तो डायलॉग ही होता है ना जी, उनके पास और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल किसी भी पोलिटिकल पार्टी के पास, यदि वो डायलॉग के जरिए बात करें। जहाँ तक तहरीक की बात है, अब तहरीक चलती है नहीं चलती है, उसको लीड कौन करता है? अगर तो तीनों बहनों जो हैं उसको लीड करती हैं तो फिर कनेक्शन हो सकता है, फिर एक प्रेशर आ सकता है। वर्कर जो हैं वो चार्ज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 26 नवंबर के बाद एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूदा लीडरशिप और वर्कर्स के दौरान है, क्योंकि दे नेवर शोड अप, ओनली फ्यू जो हैं दे कुड शो अप। तो ये एक चीज़ है। दूसरी देखिए, हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो डिफेक्टो है, डिजोरे है, फॉर्म 47 की है, गुजारिश है कि मार्शल दौर में भी तो आप बात करते हैं, इलीगल गवर्नमेंट्स होती हैं, कब्जा होता है, लेकिन उनसे आप बात करते हैं। तो 4 पॉइंट्स के ऊपर मेरा ख्याल में बात होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी, ऑल अदर, JUI। लेकिन फैसल चौधरी साहब, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग इससे कन्विंस नहीं हैं। मैं अर्ज करने देना जी मुझे। 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए।
मैं भी पार्टी का ही बंदा हूं ना, तो मैं तो कन्विंस हूं। सो यू टेक माय ओपिनियन ऑन दैट। पहली बात, रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। नंबर 2, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। 3, आपको ये लिखना पड़ेगा, तमाम को जो रूल्स ऑफ गेम्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल जमात फौज के कंधों पे चढ़ के या फौज की उंगली पकड़ के नहीं आए। एंड 4th वन इज ऑब्वियसली कि आप इंडिपेंडेंट अदालती और निज़ाम जो है वो इंश्योर करें। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड किए जा सकते हैं। ये वो TORs हैं जिसके ऊपर सियासी जमातों को आपस में मिल के बैठना। और ये प्रॉब्लम जो है ये नून की भी है, ये PTI की भी है, ये बाकी जमातों की भी है, ये मुल्क की प्रॉब्लम। सो अगर और इस्टेब्लिशमेंट से बात तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान की सियासत में। चौधरी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। कुछ दिन पहले पंजाब के अपोजिशन लीडर हमारे साथ थे प्रोग्राम में, और उन्होंने क्लियरली, जब मैंने उनसे कहा कि आप नून लीग के साथ बैठेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं बैठेंगे। और ऑन दी अदर हैंड आपकी अप्रोच ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आपके बाकी कॉलीग्स के मुकाबले में, तो आप लोग कंफर्टेबली नून लीग के साथ बैठ जाएंगे। और लचक का मुजाहरा दोनों तरफ को करना चाहिए, तो आप अपने फिर इन मुतालबात में दिखाएंगे लचक? देखिए, डिपेंड है ना। देखिए, हमारे मुतालबात, या तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कहे कि जो नून लीग आके हमें कहे कि भाई ये मुतालबात आपके जायज़ हैं, तो फिर तो हम बात भी की जा सकती है। यू नो, ये TORs वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो स्पेल आउट करें। लेकिन इस वक्त जैसे भी हैं, हुकूमत जो है वो CPMs तो उन्होंने लेने हैं, सबको इकट्ठा तो उन्होंने बैठाना है। अब साल बाद भी बैठेंगे, 6 साल बैठे, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, क्योंकि उसकी वजह है, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही होना चाहिए, उससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, ठीक है, फैसल साहब आपका जवाब आ गया। बेस्टर गौहर साहब को, बेस्टर अकील साहब को शामिल करते हैं। जी, बेस्टर अकील साहब, नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए डाला जेल जा रहे हैं। सुनने में तो इट साउंड्स लाइक म्यूजिक, लेकिन आपको लगता है प्रैक्टिकल है, और आपकी पार्टी में भी इस हवाले से कोई बात हो रही है? वो कहते हैं बतूल साहिबा, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये खाम ख्याली ही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद जाएं अडयाला जेल और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। ऐसा नहीं होने वाला। उनकी सियासी क़यादत जो है उस पार्टी की मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट के बाहर भी मौजूद है। वो जेल में हैं, अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें तो 8 केसेस थे, उनकी बेल थी। गालिबन फैसल चौधरी साहब क्योंकि वकील भी हैं, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम भी हैं, बिल्कुल उन्होंने वो फैसला उनकी नज़र से गुजरा होगा जो डिवीज़न बेंच का है लाहौर हाई कोर्ट का, और उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये अपील नहीं करती बात जो वकला ने की है कि कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं है इमरान खान साहब का 9 मई के केसेस में। और ये भी शवाहिद मिल रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, जो कि कहते हैं कि 4 मई को 9 मई के अफसोसनाक वाक़े से पहले 4 मई को चक्री के मकाम पे एक ऐसी मीटिंग सीक्रेट हुई थी। उसके बाद फिर जमान पार्क में भी 6 और 7 की रात हुई थी, और ये तमाम शवाहिद मौजूद हैं। तो ये तो नहीं इनका जो क्लेम है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसी सतह पर मुलविस नहीं है, वो मुलविस तो हैं। और ये तमाम तर मामला इसी तरह है। लेकिन उसके साथ ये ख्याल तो दिल को बहलाने के लिए अच्छा है कि मियाँ साहब जाएंगे, मियाँ साहब नहीं जाएंगे। मियाँ साहब एक दफ़ा गए थे बतौर वज़ीर आज़म, बनी गाला तक चल के गए थे। इन्हीं CBMs के लिए गए थे, जो 4 CBM जो हैं मेरे भाई फैसल ने जिनकी बात की है, और उस पर फिर आगे से उन्होंने एक रोड मांग लिया था और अपने घर की सड़क बनवा ली थी। उससे ज़्यादा ना उन्होंने कोई बात की थी और ना कोई ऐसा मामला हुआ था। उसके बाद भी आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी ये बड़ी एक बाज़गश चली थी, और ये फैसल चौधरी साहब खुद भी एक्सेप्ट करेंगे कि इलेक्शन उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो 3-4 माह में हो जाने थे। लेकिन फिर जिद भी कोई चीज़ है, और बतौर एक ऐसी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी, अगर आप इफ़ यू फेस्ड 9 मई से पहले आप इफ़ यू फेस्ड विद दैट, देन इशू इज़ के आप किस तरह उनको कन्विंस करें कि इन जमहूरी रवैयों पे, जमहूरी तकाज़ों पे, या सियासी रवैयों और सियासी तौर तरीक़ों को जो है वो पजीराई मिलनी चाहिए, फ़रोग देना चाहिए। तो अच्छी बात तो है,
और बिल्कुल ये बहुत आम नुक्ता है। बैसल साहब, मैं चाहूंगी कि फैसल चौधरी सवाल का जवाब दें कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो खुद जिसका मुजाहरा करें, क्या इमरान खान भी वो करेंगे? फैसल साहब, एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा है कि जेल मुलाकातों के हवाले से तहरीक इंसाफ कहती रही कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो मुलाकात नहीं करने देते। आज अलीमा खान ने एक ट्वीट पे कहा, उन्होंने लिखा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की वजह से इमरान खान आइसोलेशन में है। पीटीआई के एटीट्यूड में इस तब्दीली की क्या वजह है? वो स्पेसिफिक हो रहे हैं अब मरीम को लेके। और जो बैरिस्टर साहब ने नुक्ता उठाया फ्लेक्सिबिलिटी का, उसका भी जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ये जो मांग रहे हैं, तो फिर पहले तो खुद फ्लेक्सिबिलिटी करें। अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिसका इन्होंने हवाले दिया है, उसकी तो बतूल कभी भी कोई ऐसी जो है मिसाल नहीं मिलती। बेल की सतह के ऊपर एक फ्लॉड एविडेंस को इस तरह से डीपर अप्रिसिएशन है। ये तो अगर याद हो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक फैसला दिया था जिसमें कि जी उन्होंने कहा कि फांसी लग सकती, जिसमें उन्होंने कहा तारिक महमूद जैसे जज साहब ने कहा कि इसमें तो रस्सी रह गई है, बाकी तो सब कुछ मुकम्मल कर दिया। बेल पे ऐसे फैसले नहीं आते। इट इज़ ऑल रिडिकुलस, वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस जजमेंट आई हैव एवर कम अक्रॉस विद रिगार्ड टू बेल्स। अब इशू ये है जी कि फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले तो हुकूमत फ्लेक्सिबल हो, मुलाकातों की इजाज़त दे। मुलाकातें तो इन्होंने रोकी हुई हैं, या जो इनके पीछे हैं उन्होंने रोकी हुई हैं। मियाँ साहब तो जेल में तब जाएंगे अगर उनका संतरी बैठा होगा। अभी तो संतरी उनका नहीं है, तो वो तो जेल उनके कहने से नहीं खुलेगी, या उनके लिए भी नहीं खुलेगी। ये तो जब फैसला होगा तो तभी खुलनी है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने तो अपनी रिहाई के लिए कोई बात कभी की नहीं, ना अपनी बीवी के लिए। आपको ये जो 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, इसमें 5वां पॉइंट भी ऐड हो सकता है, 6वां भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसी बुनियाद है जिस मैं बात और कर रहा हूँ और अकील किसी और प्लेन पे है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप मुल्क में सियासत को रिवाइव करेंगे तो इस सियासी जमातों को कोई रेलेवेंस बनेगी ना। तो चाहे वो पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, इस वक्त जो है तो बतूल तो कोई पॉलिटिकल स्पेस तो नहीं है पॉलिटिकल लोगों के पास। जितना मर्जी आप एक फ्लॉड गवर्नमेंट खड़ी कर ले, एक फसाड जो है वो खड़ा कर ले, इट वोंट वर्क अंटिल अनलेस जो है। ठीक है फैसल, ये इसमें भी जवाब दीजिएगा कि जो अलीमा खान ने कहा है कि मरियम नवाज की वजह से इमरान खान आइसोलेशन में जा रहे हैं। देखिए, ये मेरे लिए एक हैरानकुन बात इसलिए है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा, और ये जो अलीमा बीबी की 2-3 स्टेटमेंट्स है ना, ये मुझे काफी हैरान की हैं। एक तो जब उन्होंने माइनस इमरान खान की बात की, क्योंकि पहले आप लोग और लोगों का नाम लेते थे कि फलां की वजह से आइसोलेशन में जा रहे हैं, मरियम नवाज की वजह से। अब वो जो मुझे तो वो कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बड़े दोस्त हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि फिर हमारे दोस्तों से सुलह हो गई आपकी। तो अब आप ये कह रही हैं मरियम नवाज है, तो ये जो 180 डिग्री शिफ्ट है अलीमा बीबी की, ये आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड कि व्हाट्स बिहाइंड दैट, इज बैरिस्टर अकील बिहाइंड दैट और समबडी एल्स, और ये एक ऑर्गेनिक है। सो आई हैव स्टिल नॉट कनेक्टेड, आई हैव नॉट बीन एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि ये जो इससे जो माइनस इमरान खान वाली स्टेटमेंट है उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है, पार्टी में एक मायूसी आई है। और दूसरी ये बात है तो लेकिन फैसल साहब, क्या ये स्टेटमेंट इसलिए दी गई है ताकि इस इंप्रेशन को जायल किया जा सके कि पीटीआई अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़्यादा सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहती और पॉलिटिकल लोगों के नाम लेके बैकडोर कुछ राब्ते हों? तो जब हम कहते थे कि आप ना करें, ये ना आप मामलात करें इस तरह से, और आप ही ये जो प्रॉब्लम है इसको इमरान खान को जो है इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आती है आपकी स्टेटमेंट्स की वजह से, तब तो क्यों नहीं दी जाती थी? तो फिर वही तो फिर वो हमारी जो स्टांस है उस पर आ गई है, अच्छी बात है। जी फैसल साहब प्लीज आई होल्ड यू है। बैरिस्टर अकील साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नंबर भी ज़्यादा हो तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। आप गवर्नर के इन बयानात को सही समझते हैं, इनको बैक करते हैं? बतूल साहिबा, सबसे पहले तो जो फैसल साहब ने कहा कि स्टेटमेंट्स जिस तरह की अलीमा खान साहिबा ने दी, मेरे ख्याल से उन्होंने लाइटर नोट ये कहना दुरुस्त होगा कि अलीमा खान साहिबा जो हैं, शी इज़ नाउ टीम शहबाज। तो जिस तरह की स्टेटमेंट वो दे रही हैं कि माइनस हो गए हैं और वाक़तन हकीकत ही बयान कर रही हैं, और इससे ज़्यादा क्या है। बाकी अब इल्ज़ाम जो ठहराना है आइसोलेशन के लिए वो किसी को भी ठहरा दें। ख़ुद अपने आप को अगर उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। जहाँ पे आपने स्टेटमेंट की बात की गवर्नर साहब की, देखें एक मामूल की मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब की गवर्नर साहब से,
और अभी तो 18-20 जो है वो लोग चाहिए होंगे इस तरह की किसी भी किस्म की एक्सरसाइज में जाने के लिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। लेकिन दो टोक मौक़िफ़ आ चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और हमारे जितने भी जो सीनियर अरकान हैं उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम नहीं चाहते, जब खुद ही CM KP के एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे हैं, जब खुद ही तमाम तर मामला जो है वो उनकी सूबे की गवर्नेंस के इश्यूज देख लें, उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन है सूबे की उसको देख लें, जो हालात ज़ार है वहाँ पे वहाँ के शहरियों का, सूबे के बासियों का वो देख लें, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इतने जतन करें और इतनी मेहनत करें। वो तो खुद एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो मोड है वो उन्होंने ऑन किया है। तो इस तमाम तर मामले पे मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी कोई बाज़गश्त नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, ना ही कोई ऐसी चीज़ कंसिडर हुई है, और ना ही हम चाहते हैं कि जहाँ 12 साल से इनकी हुकूमत है और उस सूबे की हालत आप देखें, तो हम नहीं चाहते कि वो ब्लेम भी हमारे पे आए और वो तमाम तर मलबा और नज़ला भी हमारे पे गिरे। बेस्टर अकील साहब, एक सवाल ले लीजिएगा, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाना है, फैसल चौधरी को भी इन्वॉल्व करना है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि असम्बली की एक्सटेंशन के मामलात हो सकते हैं, ये आपको ठीक लगता है? क्योंकि जब हमने JOIF के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा लीगली तो हमें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि अगर मुल्क में इमरजेंसी लग जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, उसमें 1 साल की तौसी है, जो कि आइन के आर्टिकल आई थिंक 232 है गालबन, या 34 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस हवाले से वो हो सकता है, लेकिन अभी तो ना ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ना कोई ऐसा सूरत हाल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत एक तासुर दिया जा रहा है। असम्बली की मुद्दत 5 साल है और बिल्कुल 5 साल के बाद जो है इलेक्शंस की तरफ जाना है, और इलेक्शंस ही वाहिद एक रास्ता और एक हल है। ठीक है फैसल चौधरी, तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आपकी पार्टी के अंदर भी इस बारे में बात हुई है कि 10 साल या 15 साल एक्सटेंशन दे दें असम्बली की मुद्दत को, और इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जो पंजाब असम्बली में आपकी कॉलीग्स को की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस भेजा है स्पीकर ने, कि आपको लगता है इसमें लीगल पोजीशन क्या ले सकते हैं आप अगर वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जाता है रेफरेंस की वजह से? देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जो गवर्नेंस यहाँ पे होती है जिन मुल्कों में, उसमें असम्बली की मुद्दत जो है वो कम कर दी गई है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 1920 से 40 के दौरान 4 बार मुंतखब हुए, तो अमेरिका में भी फिर वहाँ पे जो है टर्म जो है वो अमेंडमेंट आई, 22nd अमेंडमेंट, और 2 बार के लिए जो है वो महदूद कर दिया गया। देखिए, असम्बली की जो मुद्दत बढ़ानी है, ये एक तो आइडिया पोलिटिकली ही बड़ा गलत है। इसका जो इम्प्लीकेशन है बहुत बुरी हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो, उसमें पंजाब को बहुत बड़ा सूबा है, उसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। दूसरी बात यह है कि आई थिंक कि हमें भी असम्बली की मुद्दत 4 साल करनी चाहिए। आई रिमेंबर पीपल्स पार्टी के जो हमारे जो खुर्शीद शाह साहब, once he made this proposal, और ये बड़ी अच्छी प्रपोजल थी कि आप असम्बली की मुद्दत 4 साल कर दें, क्योंकि इनवेरिएबली 3 साल के बाद हुकूमत हमारी जो है ना वो शेक होना शुरू हो जाती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं। दूसरा, इस किस्म की जो सिलसिला है वो बतौर लेजिस्लेटिव असेंबलीज करती हैं, तो ये आइडिया तो आई डोंट थिंक इट इज़ फर्मली रूटेड। बाकी पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो चल नहीं रहा, या कानून के मुताबिक तो जो मर्जी कर दें। एज फार एज द रेफरेंस अगेंस्ट 26 मेंबर्स इज कंसर्न, आर्टिकल 63A में डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसकी कोई भी और रेफरेंस भी उसी के तहत जाती है। तो आर्टिकल 63A में या आर्टिकल 63 का कोई ऐसी जो प्रेसिडेंट मेरे इल्म में नहीं है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, जिसमें आप ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और इस वक्त मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब ज्वाइन करें, जो साबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप ज्वाइन करें। गुज़श्ता दिनों आपके घर एक सियासी गैदरिंग हुई, पाकिस्तान की सियासत के प्रोमिनेंट फिगर्स जमा हुए, क्या बातचीत हुई, क्या मुस्तकबिल के हवाले से रोड मैप तय हुआ? शुक्रिया बतूल में हम सियासी लोग हैं, आपस में सियासतदान मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई तय होती है। हम हालात हाज़रा पे बातचीत कर रहे थे,
कि मुल्क के जो मसाइल हैं इसको किस तरह हल कर सकते हैं, हम क्या इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। ये सब छोटी पार्टियां थी रिलेटिवली स्पीकिंग, तो वो बात कर रहे थे। हम आफ्ताब शेरपाव जैसे सीनियर सियासतदान थे, मुशाहिद हुसैन साहब थे, असद उमर साहब थे, दीगर थे, तो सिर्फ मुल्क के हालात पे बातचीत कर रहे थे। एक खाने पे मिले थे। ठीक, पीटीआई की लीडरशिप से भी आपके राब्ते हैं सर? जी, असद कैसर साहब से कभी न कभी मुलाकात हो जाती है, दीगर लीडरान से भी हमारी बातचीत होती रहती है। और वहाँ पे जो लोग थे जो मीटिंग में आए थे, उनकी भी पीटीआई के लीडरान से भी मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। और मुस्लिम लीग नून के लीडरान से भी मुलाकात होती है, पीपल्स पार्टी के लीडरान से भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। वो भी हमारे सब दोस्त हैं। और हमारी एक कोशिश है हम सियासी लोगों की, और कम से कम वो जो उस दिन बैठक थी उसमें हमने ये बात ज़रूर की थी कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो मुल्क में हमने सियासत को दुश्मनी का रंग दिया हुआ है उसको इख्तलाफ का रंग ज़रूर दे दें, लेकिन दुश्मनी का रंग ना दें। एक पाकिस्तानी, और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद दुश्मनियों के, मज़ीद दस्तों गिरबा होने के लोगों के। और अगर तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो अगर, लेकिन मिफ्ता साहब वो तरीका क्या हो सकता है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इसका सलूशन क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ बातचीत के ज़रिए हम समझते हैं कि मुनासिब तरीक़ाकार है। वो पकड़ धकड़ के ज़रिए भी, धरनों के ज़रिए और मारामारी के ज़रिए भी नहीं है, बातचीत के ज़रिए है। और उसके अंदर सबको अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन में थोड़ी सी लचक दिखानी होगी, और उसके बाद मुल्क के मफाद को देखते हुए। और मैं समझता हूँ कि तमाम फरीक़ैन जो हैं वो इस चीज़ पे उन सब के लिए मुल्क का मफाद जो है वो सफ़े अव्वल है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई किरदार अदा कर सकती है कोई भी कुव्वत, तो उसको करनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, सियासी लीडरान हो, दीगर हो। ठीक, लेकिन मिफ्ता साहब हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर फोरम पे गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात की बात की है। कल यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर कत्ल भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी मुज़ाकरात कभी नहीं रुकते। आपको लगता है कि मीनिंगफुल नेगोशिएशंस होंगी और मोर इम्पॉर्टेंटली वो कामयाब भी हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि जो जिस मुल्क के मफाद की मिफ्ता साहब आप बात कर रहे हैं वो कभी कभी जमातें, ख़ासतौर पे पीटीआई का नहीं, अभी वो एक पेज पे गवर्नमेंट के साथ वो उस मफाद की तशरीह ही अलग कर देते हैं। ये जो इतना बड़ा नुक्ता है इसको कैसे हल करेंगे? इस वक्त याद रखें कि पीटीआई बहुत ज़्यादा ज़ेर एताब है। उनके यहाँ लीडरशिप जो है वो इमरान खान साहब की शख्सियत तक एक है, और जो बाकी जो उनके पुराने जो मंजे हुए लीडरान थे, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, दीगर जो हैं वो ज़ेर एताब हैं या जेल में हैं या पसे पर्दा हैं। कुछ छोड़ के चले गए हैं, फवाद चौधरी, यासिर उमर जैसे, कुछ नए लोग आए हुए हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, कैसर साहब जैसे, कुछ सलमान राजा, गौर, ये सब अच्छे लोग हैं, उमर अयूब साहब। और वो इस वक्त जाहिर है कि थोड़ी सी इंतशार है पीटीआई के अंदर, वो अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हर वक्त, कोई भी वक्त होता है वो मुनासिब वक्त होता है बातचीत के लिए, कोई भी वक्त होता है वो मुनासिब वक्त होता है नेगोशिएशंस के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आज शुरू करें बातचीत तो आज हल निकल जाए, कुछ शुमार लग सकते हैं, कुछ वक्त निकल सकता है, लेकिन कोई ना कोई अगर हल की तरफ हम नहीं लेके जाएंगे तो इनका मुल्क को इस तरह बिगाड़ में चलाते रहेंगे। आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, अल्लाह ने हमको जंग के अंदर एक सबकत दी है, बर्तरी दी है, जीत दी है। हम इसका फ़ायदा उठाएं। दुनिया में हमारी इज्जत है। फील्ड मार्शल साहब गए, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल के आए, तो अब दुनिया में बड़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान की इज्जत हो गई है। लेकिन हमको ये भी साथ रखना चाहिए याद कि पाकिस्तान 3 साल से गरीब होता जा रहा है। हम पर कैपिटा जीडीपी कम होती जा रही है, मिडिल क्लास जो है वो पुअर क्लास की तरफ जा रही है। हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो 44% हो गई। तो ये ज़रूरी है मुल्क के लिए कि हम कुछ ना कुछ उसके। ठीक है मिफ्ता साहब, नवाज शरीफ के हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो भी हामी भर चुके हैं कि जा सकते हैं अडयाला जेल। क्या उनको जाना चाहिए? कि आपके पास इस हवाले से कोई पैगाम आया? नहीं, कोई पैगाम नहीं आया, और मैं समझता हूँ कि ये कोई अफवाही है। मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब को तशरीफ ले जाएंगे, लेकिन अगर कोई तरीक़ेकार से मियाँ साहब अगर बातचीत करते हैं इमरान खान साहब से और वो दोनों
बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, और वो अगर किसी मुफाहमत की तरफ जाते हैं तो मुल्क के लिए बेहतरी होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हो तो ये एक मुस्बत कदम होगा। अच्छा मिफ्ता साहब, आगे बढ़ने से पहले मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा क्लियर आप कर दें। आपको याद है कि जब आपकी पार्टी आपने नया उसको अनाउंस किया था तब भी आप मेरे प्रोग्राम में थे और आपने एक जुमला बोला था कि हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे, और जब भी आप मेरे साथ होते हैं मैं हमेशा आपको जुमला याद करवाती हूँ और आप मुस्कुराते हैं पहले और बाद में जवाब देते हैं। तो ज़रा आपने जब सियासत में कदम रखा एक अलग पार्टी की हैसियत से, तो आप में तो इतना कॉन्फिडेंस था कि आपने ये तक कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलेंगे, फ़ौज को भी साथ लेके चलेंगे। तो क्या सर ये जो क्लैरिटी आपके थॉट में है, क्या ये आपको लगता है कि आप ट्रिकल डाउन कर पाएंगे पीटीआई में, क्योंकि वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और जिस लचक का मुजाहरा आप कह रहे हैं कि सबको करना चाहिए, क्या पीटीआई अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार है या फ्लेक्सिबिलिटी शो करे? मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता कि कौन कितना तैयार है, पीटीआई कितनी तैयार है या नून कितनी तैयार है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि हम समझते हैं, आवाम पाकिस्तान वाले और जो उस दिन बैठक में भी जो लोग थे, हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए ये बेहतर होगा कि हम निगोशिएट कर लें। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए बेहतर होगा कि हम दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें, ये दस्तों गिरफ्तार में ख़त्म कर दें, एक दूसरे को पाबंद सलासल करना छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो ये पहल करनी होगी। तो अगर वो फरीक़ैन पहल नहीं कर सकते, चलो हम पहल करवा देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं, लेकिन हम तो सिर्फ एक ब्रिज है, ऑब्वियस ब्रोकर हो सकते हैं एट मोस्ट। वो भी अगर नहीं हो सकते, अगर वो पार्टीज नहीं चाहें तो वो पार्टीज खुद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जब आपने फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर डायरेक्ट, ठीक है मिफ्ता साहब, केपी में भी हम देख रहे हैं कि एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट की तैयारी हो रही है। कल गवर्नर केपी फैसल कुंडी ने भी कहा कि अगर हमारे पास एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हाउ डू यू सी दिस पॉलिटिकल मूव? क्या एक वाइज मूव होगा या बैकफायर कर जाएगा? मुझे लगता है कि ये अभी तो सिर्फ बातें हैं, ट्रायल बलून्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट गेज करा जा रहा है, पब्लिक रिएक्शन गेज करा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें हुकूमत के हलकों में भी कोई बहुत सीरियसनेस है, और मेरा नहीं ख्याल है कि JUI स्पेशली के बगैर तो ये हुकूमत नहीं हो सकती, और JUI के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है इस वक्त KP की हुकूमत लेने में। लेकिन ये अगैन ये मेरे असेसमेंट है, बाकी तो अल्लाह जानता है। लेकिन तो मुझे इस वक्त ये इमिनेंट मूव नज़र नहीं आ रही है, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से इस वक्त तक तो वो ही रहेंगे। जी मिफ्ता साहब, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगा दिया गया है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में इजाफा हो गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से जा रहा है। इन द लाइट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स आप पोस्ट बजट इकोनॉमिक लैंडस्केप को कैसे जज कर रहे हैं? क्या स्टेबिलिटी की कोई उम्मीद है या हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे? देखिए, स्टेबिलिटी और ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है। स्टेबिलिटी हम अचीव कर चुके हैं दुनिया भर में। अगर जब खाम तेल की कीमत $65 हो गई है, फिर बीच में बढ़ गई थी, अब फिर कम हो गई, दुनिया भर में 70-75 से नीचे खाम तेल रहेगा, 80 से नीचे रहेगा, तो हमारे कोई मसला नहीं होगा। हमारी मैशत जो है स्टेबिलिटी की तरफ है, ग्रोथ की तरफ लेकिन हम नहीं जा पाते। हमारे जो पेट्रोल का जब 80 के ऊपर 90 के ऊपर निकल जाता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट भी पाकिस्तान से जा रहा है, मिफ्ता साहब इसके हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, एक कंपनी के ऊपर तो कोई भी पॉलिसी का तो बदल या पॉलिसी के इंसाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये देखनी चाहिए ना कि हम किसी भी साल में पिछले 20 सालों में $2 बिलियन से ज़्यादा अपने क्यों नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते, नंबर एक। और नंबर तो ये देखना चाहिए कि हम 20 सालों में $1 भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके जो यहाँ पे कुछ मसनूआत बना के बरामद करे। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब टेलीकॉम्स में भी आया था 2008-9-10 में, तो वो सिर्फ आया था पाकिस्तानियों को चीज़ बेचने के लिए। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना आसान नहीं है। गैस यहाँ पे महंगी, बिजली यहाँ पे महंगी, टैक्स यहाँ पे जो है वो दुनिया के हाईएस्ट टैक्सों में, तो कोई यहाँ पे क्यों बिजनेस करेगा? बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, प्रोग्राम में जॉइन। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्रिलियंटली एनालाइज करते हैं मुल्क की सियासत को और अपनी क्रेडिबिलिटी में भी कोई और मिसाल नहीं रखते। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सर, मुल्क में गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, एक अनसर्टनिटी नज़र आती है। तहरीक इंसाफ एक मैस मूवमेंट शुरू करने जा रही है।
केपी में भी तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत तब्दीली की बातें हो रही हैं। पंजाब में स्पीकर ने PTI के 26 MPs के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन और एक और केओस की कैफियत कैसे कम होगी भी या नहीं? देखिए, जहाँ तक पंजाब का आपने हवाला दिया है, जो पंजाब के बिजनेस रूल्स हैं असेंबली को चलाने के, उसकी उन्होंने वायलेशन की है और उस वायलेशन करने की बिना पर स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। तो ये तो तहरीरी तौर पे मौजूद है रूल्स ऑफ बिजनेस के, कैसे हालात में क्या स्पीकर करेगा। अभी देखने के क्या जिसको रेफरेंस भेजा गया है, क्या वो रेफरेंस कबूल होता भी है या नहीं होता, ये दूसरी बात है। फिर आपने KPK की बात की है। मैं नहीं समझता कि खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पे कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पेश किया जाएगा या वो तैयार हैं इसके लिए। असल में खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़राब इसलिए है कि वहाँ का जो बॉर्डर हमारा मुल्क का है अफ़गानिस्तान से, उधर से जो दखल अंदाज़ी हो रही है वो बड़ी खौफनाक है और उसका हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये ज़्यादा अहम इशू है इस इशू से कि क्या चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को इस अंदाज़ में देखना चाहिए। अनसर्टेनिटी बिल्कुल है, लेकिन इस नोयत की अनसर्टेनिटी तकरीबन हर वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। ये इतनी खौफनाक नहीं है कि इससे मुल्क पूरे को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है इफ्तिखार साहब, एक बार फिर हर डायरेक्शन से मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेस्ट गौर से असम्बली के फ्लोर पे मिले, मुज़ाकरात की दावत दी। फिर PTI के लाहौर की लीडरशिप जो इस वक्त कोट लखपत जेल में है, उन्होंने मरकज़ी लीडरशिप को ख़त लिखा और मुज़ाकरात की बात की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। फिर कल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक इंटरव्यू में PTI को मुज़ाकरात का मशवरा दिया। लेकिन आपको लगता है कि PTI को इसमें कोई सीरियसनेस दिखाएगी, क्योंकि चंद माह पहले भी मुज़ाकरात शुरू हुए और दरमियान में ही ख़त्म हो गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से हमेशा इज्तनाब करती है। जब शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो सबसे पहले मरतबा उन्होंने कहा था कि आएँ, हम इक़्तिसादी मामलात पर आपस में बैठ के मसालत करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं। तो उनकी बात उस वक़्त भी नहीं मानी गई। फिर एक ऐसा मौका आया कि इलेक्शंस की जब बात की गई कि चले अर्ली इलेक्शन होते हैं, तो कमेटियां दोनों तरफ की बना दी गई और दोनों तरफ की कमेटियों ने मुज़ाकरा शुरू किए। तो PTI की कमेटी जब गई डियाला जेल में मिलने के लिए, तो इमरान खान साहब ने उस मशवरे से इनकार कर दिया और उनको कहा कि मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाता। और अब आपने देखा कि ख़ुद जो प्राइम मिनिस्टर है वो गए हैं, उनकी नशिस्तों पर उन्होंने उनको हाथ मिलाया है, उनको दावत दी है कि आएँ बैठें और मामलात को रिज़ॉल्व करें। सियासत में एक रास्ता ये है, एक रास्ता वो है जो उन्होंने दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को कि बुलंद आवाज़ में बात करना, धमकी देना और ऐसी गुफ्तगू करना जो आम आदमी को तो शायद मुतासिर करे और आम आदमी को तो अट्रैक्ट करे, बताओ जो फिल्मी हीरो होता है उस तरीके से। लेकिन हकीकत में सियासत में ऐसे काम चलता नहीं। सियासत में आदमी को टेबल पे बैठना पड़ता है। यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग बैठे हैं टेबल के ऊपर, उन्होंने बात किया। ख़ुद पाकिस्तान के अंदर कई मौके ऐसे आए हैं जब सियासतदान एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठे हैं। आप 65 की वॉर देख लें जो इंडिया पाकिस्तान की है। बिल्कुल जब अपोजिशन को दावत दी गई आने की कि आके टेबल पे बैठें, तो वो टेबल पे बैठे और उन्होंने बात की। फिर MRD इकट्ठी हुई और वो MRD की जमातें जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ 1973 के बाद बहुत सख्त अपने रद्दअमल का इजहार किया, उनके ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई। लेकिन एक मौके पे वो भी इकट्ठे बैठे और उन्होंने इकट्ठे बैठ के सियासत में वापसी किया। जो रास्ता ढूंढा वो MRD के ज़रिए ढूंढा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है इसमें डायलॉग के बगैर आप आगे जा नहीं सकते। आपने कितनी दफ़ा जुलूस निकाल लिए, आपने कितनी दफ़ा जलसे कर लिए, आपने 9 मई का वाक़या करके भी देख लिया, तो इससे नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ।
पाकिस्तान को एक लेकिन इफ्तिखार साहब, पीटीआई ये कहती है कि हमारे बंदे पकड़े जाते हैं, हमें आज़ादी हासिल नहीं है बोलने की, मुलाकात का मशवरा नहीं दिया जाता। उनकी भी दलील अपनी जगह पे कंसिडर करने के काबिल तो है। नहीं, क्या आपके नज़दीक ये काबिल कबूल होगी? पाकिस्तान की जेलों में 77,000 कैदी हैं। अगर उन तमाम 77,000 कैदियों को ये रियायत दी जाए, और दी जानी चाहिए, क्योंकि मेरा आइन कहता है कि हम आइन के नज़र में सब बराबर हैं, तो फिर वो 77,000 लोगों को भी इतनी ही मुलाकातें करने की रोज़ाना इजाज़त दी जाए और ऐसी ही मुलाकातें करने की रोज़ इजाज़त दी जाए, तो फिर सबके लिए असूल बराबर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं गिरफ्तारियाँ। ठीक, जो लोग पाकिस्तान की सियासी तारीख को नहीं जानते और इसके तालिब इल्म नहीं है, वो इस किस्म की बातें करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लोग जेलों में गए हैं, बड़े बड़े नाम जेलों में गए हैं, वली खान जेलों में गया है, मौलाना मौदूदी जेलों में गया है, रिजिजोस जेलों में गए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में रखने के बाद उसको फांसी मिली है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में गई है। ये बात कहने को तो बड़ी अच्छी सी लगती है और बड़ी लोगों को अपील करती है कि जेलों में जा रहा है, और ज़ाहिर ये किया जाता है कभी कोई जेल में गया ही नहीं, सियासी वर्कर नहीं गया। यहाँ पे सियासी वर्कर को कोड़े मारे गए हैं पब्लिकली और उनके मुंह के आगे माइक रखा गया है। बिल्कुल सर, आपका जवाब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते सर, ये बताइएगा कि क्या आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ इमरान खान से मिलने जा रहे हैं जेल में? क्या आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि स्पेकुलेट किया जा रहा है और इसकी क्या वाकई कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होगी? अगर ऐसा होता है तो इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसा कोई ना कोई इतला है, ना कोई कंफर्म बात है जो मैं टेलीविज़न की स्क्रीन पे बैठ के कह सकूँ। ठीक। सर, शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 3 साल से वज़ीर आज़म है। पहले पीडीएम के दौर में 8 फरवरी के बाद भी वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है कि कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जैसे ही तीसरा साल शुरू होता है, इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, या इसको मज़ीद नैरो डाउन करें तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको शहबाज शरीफ पर पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं कि वो आर्मी के साथ मिल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, जहांगीर करामत ने एक तजवीज़ पेश की थी। मैं समझता हूँ कि हमें उस तजवीज़ को एक दफ़ा गौर से पढ़ना चाहिए और उस तजवीज़ पर अगर अमल करें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो खिंचाव है मुक़तदरा का सियासी जमातों से, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था 20 नुकात का, उस ज़माने में कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर इकट्ठे मुश्तरका मीटिंग्स करते रहे हैं। तो उसका मकसद ये था कि दोनों मिलकर पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर ऐसा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि वो डिसीजंस करें, डिसीजन करेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जिस तरह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ दूसरे अदारे तावन करते हैं और दूसरे इदारों से वो मशावरत करते हैं और दूसरे इदारे उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ व्यू जो देना चाह रहे हैं और जो मशावरत देना चाह रहे हैं और जो साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर इससे फ़ायदा होता है, हमारे इक़्तिसादी आखिरी सवाल आपसे ये है कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कामयाब तहरीक चला सकेगी? देखें जी, इसके बारे में मैं कोई तबसरा इसलिए नहीं करता कि कितनी दफ़ा तहरीक चलानी है और किस नौयत की तहरीक चलानी है, ये फैसला उनको करना है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।